हेलो, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल की सीरीज में, जिसमें आज आप पढ़ेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्लेराइट हैरोल्ड पिंटर और उनके द्वारा लिखा गया एक बेहतरीन कॉमेडी ऑफ मैनर्स जिसको बोलते हैं द बर्थडे पार्टी। इसकी फुल समरी आज पढ़ने जा रहे हैं। हैरोल्ड पिंटर एक ब्रिटिश नाटककार, कवि, पटकथा लेखक, अभिनेता और निर्देशक थे। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार और ओलिवियर पुरस्कार के विजेता के रूप में हैं। आपको बता दें, पिंटर का जन्म 1930 को लंदन में हुआ था। छोटी उम्र से ही उन्हें कविता में विशेष रुचि थी। 1951 से 1960 के दशक की शुरुआत तक उन्होंने एक रिपोर्टरी अभिनेता के रूप में काम किया था और नाटक भी लिखना शुरू कर दिया था। 1960 के दशक में एक प्रमुख व्यक्ति बनकर रंगमंच को बहुत ही उम्दा तरीके से परफॉर्म करने लगे थे। अपने पूरे करियर के दौरान पिंटर ने मंच, फिल्म और रेडियो के लिए काम किया। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों तक कविताएं लिखी और अभिनय किया। पिंटर कई युद्ध विरोधी अभियानों में राजनीतिक रूप से भी सक्रिय रहे। 24 दिसंबर 2008 को लंदन में उनका निधन हो गया। द बर्थडे पार्टी हैरोल्ड पिंटर की पहली बुक ऐसी है जो एक पूर्ण फुल लेंथ वाली है। दो इनकी बुक्स हैं जो फुल लेंथ वाली, उनमें से ये भी है जो ये नाटक ऐसा है जिन्होंने यह 1957 में लिखा था। द बर्थडे पार्टी का पहला प्रदर्शन 1558 में लंदन के लिरिक हैमर स्मिथ थिएटर में हुआ था। द बर्थडे पार्टी अंग्रेजी नाटककार के द्वारा लिखा गया एक खतरनाक कॉमेडी के रूप में भी बोला गया, जो बेतुके रंगमंच का हिस्सा बताया गया। इसकी कथानक कहानी स्टैनली वेबर के लिए आयोजित की गई है, जिन दिन पार्टी के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई जाती है, जो दो अजनबियों के आने के बाद और भी ज़्यादा भयावह हो जाती है। नाटक के दो प्रमुख विषय हैं, थीम है, जो अस्तित्ववाद और व्यवस्था पर अराजकता का प्रभाव लिए हुए हैं। हैरोल्ड पिंटर ने अपने नाटक लेखन के लिए कई पुरस्कार जीते हैं, जिनमें 2005 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी शामिल है। स्टैनली वेबर नाटक का मुख्य पात्र है, इसको प्रोटैगनिस्ट बोलते हैं। नाटक का नाम उसकी जन्मदिन की पार्टी के नाम पर रखा गया है। स्टैनली पेटी और मेग के स्वामित्व वाले बोर्डिंग हाउस में रहता है। नाटक में जो पात्र हैं, सबसे पहले उन पात्रों के नाम यथावत मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद समरी पढ़ेंगे। तो ये जो स्टैनली है, हालांकि यह अतीत की बातों को ज़्यादा सोचता है, इसीलिए ये अतीत की बातों को भुलाना चाहता है, क्योंकि इसका जो पास्ट था वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। और क्यों ख़राब था आगे बताएंगे। ये बहुत ही बड़ा पियानो वादक हुआ करता है। नाटक की शुरुआत में ऐसा लगता है कि स्टैनली काफ़ी समय से अकेले रह रहा होता है। उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं है। वह हर सुबह देर से सोता है और मुश्किल से अपने बेडरूम से बाहर निकलता है। घर की तो बात ही छोड़ दीजिए, जब गोल्डबर्ग और मैकन आते हैं तो वे स्टैनली को उसके खोल से, यानी कि घर से बाहर निकालते हैं। कहते हैं ये घर है कि खोल बनाए रखा है, इससे बाहर निकलिए। हालांकि सकारात्मक तरीके से नहीं कहते, वो नकारात्मक तरीके से उसे धमकाते हैं। जब वह टूट नहीं जाता तब तक वह अपनी इन्हीं बातों से बोलते रहते हैं। जन्मदिन की पार्टी में मेग और लुलू के साथ हिंसक व्यवहार भी नहीं करता है, लेकिन फिर भी उससे कुछ ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है पीटी बोल्स। पीटी बोल्स एक बुजुर्ग व्यक्ति है और मेग का पति है। वे दोनों मिलकर बोर्डिंग हाउस चलाते हैं। पीटी समुद्र तट पर डेक चेयर अटेंडेंट के रूप में काम करता है। वह नायक का एकमात्र पात्र है जो जन्मदिन की पार्टी में शामिल नहीं होता। पीटी पहले तो निष्क्रिय भूमिका निभाता है, फिर भी वह अकेला ऐसा व्यक्ति है जो नोटिस करता है कि स्टैनली के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि वही एक ऐसा व्यक्ति है जो स्टैनली के प्रति वफादारी ज़्यादा निभाता है। बोर्डिंग हाउस का मालिक है और अपने किराए पर रखे हुए है। स्टैनली भी वहाँ पर किराए के पर रह रहा हुआ होता है। पीटी स्टैनली को खुद के लिए खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करके गोल्डबर्ग और मैकन को स्टैनली को ले जाने से रोकने की कोशिश भी करता है। वह स्टैनली ऐसा नहीं करता है और उसे ले जाया जाता है, तो पीटी मेग के सामने नाटक करता है। वह उसे बताता है कि स्टैनली कमरे में सो रहा होता है। शायद पीटी अपनी पत्नी को परेशान न करने के लिए फिर से निष्क्रिय हो जाता है और उसका पता नहीं लगाता कि स्टैनली स्टोरी के लास्ट में कहाँ गया है। नेक्स्ट कैरेक्टर है मेग बोल्स।
मेग वुल्स एक बुजुर्ग महिला है। वह पीटी की पत्नी है और उसके साथ बोर्डिंग हाउस चलाती है। मेग रोजमर्रा की जिंदगी की दिनचर्या के लिए जीती है, जिसका वह तब भी पालन करती है जब उनका कोई मतलब नहीं रह जाता है। मेग स्टैनले के लिए एक तरह की माँ के रूप में काम करती है। वह उसकी देखभाल करना पसंद करती है और स्टैनले के लिए जन्मदिन की पार्टी आयोजित करने पर जोर देती है, भले ही वह उसे बताता है कि वह उसका जन्मदिन नहीं है। मेग भोली भाली सी लगती है। उसे एहसास नहीं है कि गोल्डबर्ग और मैकेन स्टैनले के साथ क्रूरतापरक व्यवहार करेंगे और ये लोग रहने के लिए आए हैं या स्टैनले को लेने के लिए आए हैं। ये लोग बहुत ही चाल फरेब होते हैं। ये नहीं पता होता है मैग को। पार्टी के बाद की सुबह वह पिछली रात की परेशान करने वाली घटनाओं को भूल गई होती है। नाटक के अंत में मेग ठीक वही कर रही हो जो उसे शुरुआत में किया था। नाश्ते के लिए स्टैनले के आने का इंतजार कर रही होती, लेकिन स्टैनले आता नहीं है क्योंकि स्टैनले वहाँ पर होता ही नहीं है। उसे मैकेन और गोल्डबर्ग दोनों ले जा चुके होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है गोल्डबर्ग। गोल्डबर्ग उन दो नए मेहमानों में से एक था जो मैकेन के साथ बोर्डिंग हाउस में खलल डालते हैं। गोल्डबर्ग एक रहस्यमय किरदार है जो पूरे नाटक में खुद को कई नाम देता है। वह आकर्षक और सहज बात करने वाला गोल्डबर्ग लुलू को बहकाता है और मेग को आकर्षित भी करता है अपनी तरफ। वह और मैकेन स्टैनले को मनोवैज्ञानिक रूप से परेशान करते हैं, लेकिन दोनों को ऐसा करने के लिए अपने कारणों के बारे में स्पष्ट नहीं है। वे स्टैनले को नौकरी कहते हैं या उसके लिए काम करने के लिए आए हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है मैकेन। मैकेन गोल्डबर्ग का आयरिश साथी है जो संभवतः एक पूर्व पादरी है। उसे यकीन नहीं है कि वह स्टैनले से पूछताछ करने के लिए वहाँ क्यों आया है, लेकिन वह कर्तव्यनिष्ठ हुआ है और इसी कारण वह गोल्डबर्ग का साथ देता है। कई पात्रों की तरह मैकेन का अतीत अस्पष्ट है। नाटक के अंत तक मैकेन लुलू पर कबूलनामे के लिए दबाव डालता है और स्टैनले की हालत से परेशान दिखता है, हालांकि वह उसे अपना काम करने से नहीं रोकता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है लुलू। लुलू 20 साल की एक युवा महिला है। वह सबसे पहले स्टैनले को जन्मदिन का तोहफा देने के लिए बोर्डिंग हाउस आती है। जब वह वहाँ होती है तो स्टैनले उसे अपने साथ भाग जाने के लिए कहता है, लेकिन वह एक खोखला इशारा कर लगता है। पार्टी में वह गोल्डबर्ग के साथ फ्लर्ट करती है और उसके साथ कमरे में अंदर चली जाती है। ये हरकतें मंच के बाहर होती हैं, लेकिन अगली सुबह लुलू गोल्डबर्ग से नाराज हो जाती है क्योंकि वह उनके रिश्ते को जारी नहीं रखना चाहता है। नाटक की शुरुआत 1950 के दशक के इंग्लैंड में समुद्र के किनारे बने बोर्डिंग हाउस के लिविंग रूम से होती है। मेग और पीटी बोल्स नाश्ते के समय बात कर रहे हैं। तभी मेग ने टिप्पणी की कि स्टैनले को नीचे आना चाहिए क्योंकि उस वक्त स्टैनले वहां बोर्डिंग हाउस में रहने के लिए आया है और यह लगभग 1 साल से वहां रह रहा होता है। मेग और पीटी बुजुर्ग और विवाहित लोग हैं। स्टैनले एक 30 वर्षीय व्यक्ति है जो उनके साथ रहता है। मेग स्टैनले को बुलाती है। जब वह नाश्ता कर रहा होता है तो वह उसे बताती है कि 2 नए मेहमान आने वाले हैं। स्टैनले को इस बात पर बहुत ज़्यादा संदेह हो जाता है क्योंकि उसने कभी खुद के अलावा किसी और मेहमान को इस बोर्डिंग हाउस में नहीं देखा होता है। इसके बाद पीटी काम पर चला जाता है और दरवाजे पर दस्तक होती है। यह लुलू है, एक युवा महिला जो स्टैनले के लिए एक पैकेज लेकर के आई है। वह स्टैनले से पूछती है कि क्या वह टहलने चलेगा बाहर, लेकिन वह मना कर देता है। लुलू चली जाती है। दरवाजे के अंदर एक और दस्तक होती है। इस बार स्टैनले छिप कर बातें सुनने की कोशिश करता है। 2 मेहमान थोड़ी देर के बाद गोल्डबर्ग और मैकेन अंदर आते हैं और अस्पष्ट रूप से नौकरशाही के काम के बारे में बात करते हैं जो उन्हें करने की ज़रूरत है। वे अपने कमरे में जाते हैं क्योंकि उनका कमरा पहले से ही खाली होता है और पीटी ने मैग को पहले से ही उनके आने की बात कह रखी होती है। वे अपने कमरे में जब जाते हैं और स्टैनले अपना उपहार खोलता है तो एक छोटा सा ड्रम निकलता है। पियानो वादक होने का दावा करने के बावजूद स्टैनले पियानो बजाने के बजाय ड्रम बजाना ज़्यादा पसंद करता है और वह इतना तेज ड्रम बजाता है अपने गले में टांग कर। वह पागलों की तरह से ऐसा रिएक्ट करता है कि मैग इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वहाँ से भाग जाती है। ये तो हो गया था फर्स्ट एक्ट। दूसरे एक्ट में एक शाम उसी शाम को स्टैनले
लिविंग रूम में मैकन से मिलता है। जब भी बात करते हैं तो मैकन स्टैनली को जाने देने के लिए अनिच्छुक होता है और स्टैनली की चिंता बढ़ती जाती है। स्टैनली इस बात से इनकार करता है कि यह उसका जन्मदिन है और दावा करता है कि मेग पागल है। गोल्डबर्ग कमरे में प्रवेश करता है और दोनों स्टैनली से पूछताछ शुरू करते हैं। उनके सवाल अजीब लगते हैं। एक बिंदु पर स्टैनली पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप लगाया जाता है। ये आप याद रखना कि ये अतीत उसका बहुत ही खराब था, इसीलिए स्टैनली एकांतवास में अपना जीवन यापन कर रहा होता है। स्टैनली उनके आरोपों के बारे में किसी भी जानकारी से इनकार करता है, लेकिन उसका व्यवहार अनियमित हो जाता है। इसके बाद मेग प्रकट होती है और जश्न शुरू करने के लिए स्टैनली को एक सामान्य टोस्ट देती है। जब लुलू आती है तो वह तुरंत गोल्डबर्ग को डेट पर करना शुरू कर देती है। पार्टी ब्लाइंड मैन वफ नामक एक खेल खेलने का फैसला करती है, जिसमें एक खिलाड़ी को आंखों पर पट्टी बांधकर दूसरे खिलाड़ियों का पता लगाना होता है। जब स्टैनली की बारी आती है तो मैकन उसके सामने ड्रम रखता है और उसे गिरा देता है। उसके ऐसा करने से स्टैनली के अंदर बहुत ज़्यादा तनाव आ जाता है और गुस्से में पागल सा हो जाता है। वह मेग का गला घोटने और फिर लुलू पर हमला करने की कोशिश करता है। गोल्डबर्ग और मैकन स्टैनली को खींच लेते हैं, जबकि वह पागल उन्माद में हंसता रहता है। थर्ड एक्ट में पहले दृश्य की तरह ही शुरू होता है, जिसमें नाश्ते की मेज पर पीटी और मेग बैठे हुए हैं। मेग को ऐसा नहीं लगता कि वह वहाँ है। याद करना पिछली शाम की घटना है। वह खरीदारी करने के लिए निकल जाती है और गोल्डबर्ग प्रवेश करता है। पीटी स्टैनली के बारे में बहुत ही ज़्यादा चिंतित है, लेकिन गोल्डबर्ग उसे बताता है कि उसे नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। गोल्डबर्ग का दावा है कि वह और मैकन स्टैनली को डॉक्टर के पास ले जाएंगे। हालांकि पीटी को संदेह है। जब स्टैनली नीचे आता है तो मुश्किल से बोल पाता है और उसका चश्मा टूट गया होता है। पीटी उन दोनों को स्टैनली को ले जाने से रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन वह ऐसा करने में असमर्थ होता है। जब वे जाते हैं तो पीटी स्टैनली से कहता है कि स्टैन, उन्हें यह बताने मत दो कि तुम्हें क्या करना है। मेग वापस लौटती है और देखती है कि कार गायब है और स्टैनली के बारे में पूछती है। पीटी झूठ बोलता है और कहता है कि अभी वह अपने कमरे में सो रहा होगा। मेग पार्टी की सफलता के बारे में बातचीत करती है। स्टैनली के अपहरण के बारे में अभी अनभिज्ञ है और यहीं पर यह प्ले समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसी लगी कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।